नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे से में स्वागत है। 4 दिसंबर है आज और अभी 6 तारीख को आंदोलन है। आंदोलन के चक्कर में नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू हो, इसके कारण जो आप विरोध कर रहे हैं उसके चक्कर अपना पढ़ाई कमज़ोर मत होने दीजिएगा। आज इस वीडियो में हम लोग 2 चीज़ों पर बातचीत करेंगे। एक, बच्चे काफ़ी ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगा या नहीं। बहुत मैसेज आ रहे हैं, सुबह से 100 मैसेज आ चुके हैं मुझे। इस चीज़ को लेकर बातचीत करेंगे। और दूसरा, हम लोग अफ्रीका महादेश जो है उसके बारे में सब चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे पर्वत पठार कौन कौन से हैं, नदियाँ कौन सी है, प्रमुख झीलें कौन सी हैं। 69 वीपीएससी में यहाँ से विक्टोरिया झील के बारे में पूछा गया था। 2024 यूपीएससी में साहेल क्षेत्र के बारे में पूछा गया है, इसलिए इसको हम डिटेल में आज पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप को। लेकिन उससे पहले एग्ज़ाम डेट को लेकर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक चीज़ और है, 71 बीपीएससी को अगर आपको आंसर राइटिंग में ऐड होना हो तो ज़रूर ही बताइएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा। डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है अपना टेलीग्राम पर। देखिए, एग्ज़ाम डेट 13 दिसंबर को है, तो थोड़ा सा तार्किक होकर आप सोचेंगे। एग्ज़ाम को एक सप्ताह ही लगभग में है, अभी 4 तारीख तो आज हो ही गया है। आज से लगभग एक सप्ताह बचा हुआ है एग्ज़ाम का आपका। तो अगर एक सप्ताह पहले किसी भी आयोग के लिए एग्ज़ाम को टालना या डेट बढ़ाना, बहुत भारी नुकसान होता है उनका, क्योंकि पेपर छप चुके होते हैं। ऑलमोस्ट पेपर को लेकर सारी तैयारियां हो चुकी होती हैं। ढेर सारा पैसा आयोग ऑलरेडी खर्च कर चुका होता है। इसलिए अगर आप ये सोच रहे होंगे कि 13 दिसंबर से एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ जाएगा, तार्किक ढंग से सोचेंगे तो ऐसा संभव नहीं प्रतीत होता है। एग्ज़ाम 13 दिसंबर को ही होगा। बीच में आंदोलन 6 तारीख को भले ही है। एग्ज़ाम में भले ही वो बोल दें कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, एक नोटिफिकेशन जारी कर दें, लेकिन 13 तारीख से एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ जाएगा, इसकी संभावना बहुत ही कम है। बहुत ही कम मतलब न्यूनतम है, 1% से भी कम चांस होगा कि एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़े। इसलिए आप आंदोलन करिए, आंदोलन के लिए पटना जाइए, पटना अवश्य ही जाइए, लेकिन पढ़ाई को मत छोड़िएगा, बिल्कुल भी नहीं। इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिएगा। 2035 सीट है, ये जीवन में पहली बार ही शायद आपको देखने को मिला होगा और लास्ट बार ही होगा। इसलिए 13 तारीख को ही एग्ज़ाम होगा आपका। पढ़ाई कमज़ोर ना पड़े। थोड़ा सा मैं मान रहा हूँ कि मानसिक स्थिति बिगाड़ दी है आंदोलन के चक्कर में, बिल्कुल ही डिस्टर्ब कर दिया बच्चों को, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए। क्या कर सकते हैं, अपने पास जो चाह रहा है उसी में बेस्ट करना है। फिर भी कोशिश कीजिए कि पढ़ें, एटलीस्ट जो आपका रूटीन था उतना तो पढ़ लीजिए। ठीक है, आपका आंदोलन में शामिल होना है, पार्टिसिपेट करना है, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में तो आंदोलन नहीं हो रहा है ना। आंदोलन तो बीपीएससी के गेट के पास में होगा, पटना में होगा, तो वहाँ पर जाना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप दिन भर लगे रहेंगे, वो तो आंदोलन नहीं है ना, वो आंदोलन नहीं है। समझिए इस चीज़ को। आंदोलन जहाँ होगा वहाँ फिजिकली जाना चाहिए आपको। अपने टेलीग्राम आपस में चैट करने से कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपस में एक दूसरे को मैसेज भेजने से। जहाँ फ़र्क पड़ेगा वहाँ पर जाइएगा, वो परम आवश्यक है। यहाँ पर नहीं पढ़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर पढ़ लीजिए। 6 तारीख को वहाँ भी चले जाइएगा, दोनों काम आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। एग्ज़ाम का डेट नहीं बढ़ने जा रहा है, इतना मैं श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं अफ्रीका महाद्वीप को, डिटेल में समझते हैं। देखिए, इसका मैप थोड़ा सा देख लेंगे। और बाकी एक चीज़ है ना कि ये इकलौता महाद्वीप है ऐसा जो क्या है, तो जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों ही गुजरती हैं। इसके ऊपर से कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है और विषुवत रेखा यहाँ से गुजर रही है, और नीचे इसके मकर रेखा भी गुजरती है। एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है। दूसरा चीज़ क्या है इसके बारे में कि एशिया महाद्वीप के जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के दृष्टिकोण से एशिया के पश्चात दूसरा महाद्वीप है। ये दूसरा महाद्वीप है। इसको अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, इसको फ्यूचर का महाद्वीप भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसके पास इतना रिसोर्स है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अकेले संभाल सकता है। औपनिवेशिक काल में इसको कई सारे देशों ने मिलकर लूटा, और आज भी लूट ही रहे हैं लगभग में। इस पे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने शासन किया, नहीं तो ये एक हुआ करता था। कदाचित एक ही प्रकार के लोग जो हैं वो पूरे अफ्रीका में पाए जाते हैं। भाषा भी उनकी सिमिलर है, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है ही। आप देख सकते हैं, एक बड़ा ही खासियत है इसका कि इसकी बाउंड्री आपको जैसे लगेगा कि स्केल लेकर किसी ने खींचा हुआ है। बहुत ही आसान है इसके बाउंड्री को बनाना। जैसे आप देख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है, इसको ज़बरदस्ती खींच के समुद्र तक लाया गया है।
तो ये क्या है, तो ये औपनिवेशिक और पश्चिमी देश, जो व्यापारिक देश थे, जो पूंजीवादी देश थे, उनका सताया हुआ एक कॉन्टिनेंट है, जिन्होंने इसको जम के लूटा, अपने हिसाब से इसको बांट दिया। इसलिए आज भी ये सबसे ज़्यादा हिंसक संघर्ष, सैन्य शासन, तानाशाही, जनता को बिल्कुल दबा के रखने वाला डिक्टेटरशिप जो होता है, उस प्रकार के शासकों का कॉन्टिनेंट माना जाता है। यहाँ पर देश आपको काफ़ी सारे दिखेंगे। देशों की संख्या का आधार पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है ये। पहला है आपका एशिया, जहाँ पर सबसे ज़्यादा देश पाए जाते हैं। उसके पश्चात अफ्रीका का नाम ही आता है। इसमें कई सारे मरुस्थल ही पाए जाते हैं। एक एक करके इसके बारे में फैक्ट देखते चले हैं। देखिए, एक चीज़ और है, अफ्रीका महाद्वीप को जिब्राल्टर की जल संधि इसको यूरोप से अलग करती है। यहाँ पर एक जल संधि है जिसको क्या कहा जाता है, सिनाई की जल संधि कहा जाता है। सिनाई का जल संधि कहा जाता है। ये जो छोटा सा आपको एरिया दिख रहा है, एक सेकंड रुक जाइए, ये जो छोटा सा आपको एरिया दिख रहा है, इसको सिनाई प्रायद्वीप कहा जाता है। इसको सिनाई प्रायद्वीप कहा जाता है, जिस पर कभी पहले सऊदी अरब मिस्र का कब्जा हुआ करता था, लेकिन बाद में इजराइल ने कई सारे इसके क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। ये सिनाई प्रायद्वीप है। सिनाई की जल संधि अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। और यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर है बाब अल मांदेब। बाब अल मांदेब की जल संधि है जो इसको अलग करती है। अगर सागर के तौर पर देखेंगे तो लाल सागर और स्वेज नहर जो है, लाल सागर और स्वेज नहर, ये अफ्रीका को एशिया के भागों से अलग करती है। जिब्राल्टर की जल संधि और भूमध्य सागर जो है, ये अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। यूरोप से अलग करती है। यहाँ पर बहुत, ये जो ऊपर का उत्तर का हिस्सा है अफ्रीका का, ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है, तो ये हिस्सा जो है ये सहारा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान है, बिल्कुल सूखा इलाका है। इसी के ठीक नीचे यहाँ पर साहेल रीजन पड़ता है, जिसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। और ये साहेल रीजन के बारे में 2024 यूपीएससी पीटी में सवाल पूछा गया है। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ के प्रमुख जनजातियों के बारे में, जिसके बारे में डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे सवाल कि ये जनजाति दुनिया के किस हिस्से में निवास करती है। पहला है बुशमैन। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल, बोत्सवाना, नामीबिया, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में रहती हैं। कहाँ पर हो गया, तो ये रीजन हो गया, ये रीजन हो गया जहाँ पर ये बुशमैन रहते हैं, बुशमैन रहते हैं। ओके, अगला कौन सा है, तो अगला है पिग्मी। कांगो बेसिन पिग्मी जनजाति घरों में मोंगुलस कहा जाता है। अगला है बद्दू जनजाति, इनको कहा जाता है। ये सहारा के मरुस्थल में रहते हैं, सहारा मरुस्थल में रहते हैं। देखिए, मरुस्थल की एक खासियत होती है, अपने राजस्थान के मरुस्थल में भी यही चीज़ देखने को मिलता है। मरुस्थल में जो लोग रहते हैं, ये सहारा मरुस्थल में इतनी तेज़ गर्मी पड़ने के बावजूद ये ऊनी वस्त्र धारण करते हैं, मोटे ऊनी और पूरे शरीर को ढकने वाला वस्त्र पहनते हैं बद्दू लोग। क्यों पहनते हैं, क्योंकि मरुस्थल में जो रेत पाया जाता है, ये दिन में जितनी तेज़ी से गर्म होगा, रात को ये उतनी ही तेज़ी से ठंडा हो जाता है। जिस कारण से सहारा मरुस्थल में तो आपको दिन में लगेगा कि 45 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन रात होते ही वहाँ पर कपकपाने वाली ठंड पड़ती है। इसीलिए मरुस्थल में यहाँ पर बद्दू जनजाति जो होते हैं, ये ऊनी वस्त्र धारण करते हैं, ऊनी वस्त्र धारण करते। इसके बारे में पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको बताया है। ओके, बद्दू सहारा मरुस्थल में रहते हैं। मसाई, मसाई पूर्वी अफ्रीका केनिया में निवास करते हैं। केनिया देखिए कहाँ पर है, ये रहा केनिया, ये तंजानिया है। इसी के बॉर्डर पर अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो की पर्वत पाई जाती है। किलिमंजारो पर्वत पाई जाती है, किलिमंजारो पर्वत पाई जाती है, जो विषुवत के बिल्कुल समीप होने के पश्चात वहाँ पर बर्फ देखा जाता है। जुलू दक्षिण अफ्रीका अपनी विशेष संस्कृति परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। ओरोमो, ये इथियोपिया में रहते हैं, इथियोपिया में रहते हैं, इथियोपिया में रहते हैं। इथियोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का देश है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का देश है। यहाँ पर हाल फिलहाल में डिक्टेटरशिप देखा गया है और सैन्य झड़प भी हुआ है। लुओ और बगांडा, ये विक्टोरिया झील के आसपास की जनजाति हैं। यही सवाल पूछा जा सकता है, पिछली बार विक्टोरिया झील के बारे में पूछा गया था। अब आप सोच रहे होंगे, नहीं सोचा होगा तो आज सोच लीजिए, अफ्रीका में कोई झील है लेकिन उसका नाम विक्टोरिया क्यों है? विक्टोरिया तो इंग्लैंड की महारानी हुआ करती थी या वहाँ की थी, तो क्यों है भाई? औपनिवेशिक लोगों ने ही नाम रखा। उन्होंने देखा कि बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही विशाल सा झील है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा झील है। पहला है कैस्पियन सागर जो खारा पानी का है, दूसरा अमेरिका में है लेक सुपीरियर जिसको कहा जाता है, और तीसरा है लेक विक्टोरिया जो अफ्रीका में है। कई सारे देश इसके तट पर बसते हैं, इसका नाम उन्होंने लेक विक्टोरिया रख दिया। इसी के आसपास एक जनजाति रहती है जिसको लुओ और बगांडा कहा जाता है। अगली बार हो सकता है यही चीज़ आपको पेपर में देखने को मिले। किकियू और काम्बा ये केनिया पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं, केनिया पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं। केनिया के लोग बायबॉर्न धावक होते हैं, उनका जीवन दौड़ते दौड़ते बीतता है। बायबॉर्न, उनके पता नहीं जीन में ही कुछ ऐसा होता है, सबसे तेज़ दुनिया में सबसे अच्छे धावक केनिया के होते हैं। फुलानी पश्चिमी अफ्रीका
नूबा सूडान में रहते हैं, सूडान में रहते हैं, सूडान में रहते हैं। ये सूडान उत्तरी और दक्षिणी दोनों सूडान है। उत्तरी सूडान दक्षिणी सूडान को भी देख लीजिए, पिछली बार पूछा गया था। ये उत्तरी सूडान है और ये साउथ सूडान है। उत्तरी सूडान की सीमा लाल सागर से लगती है, जबकि साउथ सूडान जो है ये स्थलरुद्ध देश है, स्थलरुद्ध देश है। हाल फिलहाल में ही इस देश का बंटवारा हुआ था। हाल फिलहाल का मतलब 10-15 साल पहले। नूबा यहाँ पर सूडान में रहते हैं। बंतू पूर्वी मध्य और दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में रहते हैं। पूर्वी मध्य और दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में रहते हैं, यानी कि आप ये मान सकते हैं इस पूरे रीजन में यह जनजाति रहते हैं, पूरे रीजन में जनजाति रहते हैं। मानव का दुनिया का इतिहास जब शुरू होता है तो माना जाता है कि मानव जो है पहली बार मानव के स्वरूप से पूरे दुनिया में फैला। वो अफ्रीका महाद्वीप से ही यूरोप में भी आया, एशिया में भी आया, उत्तरी अमेरिका में भी गया। कहाँ से गया? कल मैंने पढ़ाया था कि बेरिंग की जल संधि पहले नहीं हुआ करती थी, आज से लाखों वर्ष पहले वहाँ पर बर्फ़ जमा हुआ करता था। तो उसी बर्फ़ को पार करते हुए अमेरिका में पहुँचे थे वो, और वहीं से फिर वो सभी जगहों पर फैले, भारत में आए, सभी जगहों पर वो अफ्रीका से ही फैल कर गए हैं। तो ये जनजाति हो गए अफ्रीका के, जिनके बारे में अगर सवाल पूछा जाएगा तो इन्हीं 6-7 जनजातियों में से पूछा जाएगा। इसमें से गलत अब नहीं होना चाहिए। जैसे मैं ही अगर आपसे पूछूं ओरोमो जनजाति कहाँ पर निवास करते हैं, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रीजन में निवास करते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसको कहा जाता है? देखिए ज़रा किसको कहा जाता है। ये दिख रहा है आपको, ये लग रहा है जैसे हॉर्न है। यहाँ पर कौन कौन से देश हैं? तो सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती, ये सारे देश जो हैं ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश कहलाते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश कहलाते हैं। इसमें इथियोपिया एक देश है जो स्थल रुद्ध में आता है। बाकी जिबूती, सोमालिया जो है ये समुद्र के किनारे हैं। सोमालिया डाकुओं के लिए जाना जाता है, समुद्री डकैतों के लिए जाना जाता है। जिबूती में कई सारे देशों के सैन्य अड्डे हैं। ओके, अगला देखिए, अफ्रीका के प्रमुख सागर, महासागर और खाड़ियों को हम लोग देखेंगे। नाम, विशेषता, अवस्थिति, संलग्न देश देखेंगे, ताकि अगर पूछा जाए जैसे भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से अफ्रीका के कौन कौन से देशों की सीमा लगती है? तो सबसे पहले मोरक्को, ये अफ्रीका का ये वाला रीजन होगा, यहाँ पर मोरक्को होगा। फिर अल्जीरिया देश आ जाएगा, जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़े देशों में से एक है। कहाँ पर? तो अफ्रीका में। अल्जीरिया के बाद यहाँ पर छोटा सा ट्यूनीसिया होगा, जहाँ से अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी। अरब स्प्रिंग क्या है? तो अरेबियन देशों में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना को लेकर जनता ने आंदोलन किया था, जो बाद में हिंसक भी हो गया था, दबाया भी गया था, उसी को अरब स्प्रिंग कहा जाता है। तो अल्जीरिया हो गया, ट्यूनीसिया हो गया। फिर यहाँ पर आपको लीबिया दिखेगा, लीबिया जो अपने तानाशाह के लिए जाना गया, तेल से संपन्न देश है, अभी तो उथल पुथल मचा हुआ है। उसके पश्चात से मिस्र है। मिस्र को आप जानते ही हैं, जो एशिया और अफ्रीका को जोड़ने का काम करता है, अफ्रीका के उत्तर में स्थित है। ये भूमध्य सागर से लगे हुए देश हैं। दूसरा लाल सागर है, जो पिछली बार यूपीएससी पीटी में 2024 यूपीएससी पीटी में इसी बार जून महीने में जो एग्ज़ाम हुआ यूपीएससी का, उसमें पूछा गया है लाल सागर के बारे में। देखिए क्या सवाल है, क्या है यहाँ पर ये। तो यह अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। अफ्रीका के उत्तर पूर्व में है। मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती इसके किनारे में स्थित है। कौन कौन से देश हैं यहाँ पर देखिए, मैप में भी देखिए उनको। मिस्र, सूडान, इथियोपिया और जिबूती यहाँ पर देश हैं जो इसके किनारे में स्थित हैं। लाल सागर ये हो गया। लाल सागर, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती जो हैं इसके तट पर स्थित हैं। इथियोपिया नहीं है, इरिट्रिया है। ओके, हिंद महासागर अफ्रीका में पूर्व में है। सोमालिया, केनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका और मेडागास्कर जो है ये हिंद महासागर में आते हैं। अटलांटिक महासागर अफ्रीका के पश्चिम में स्थित है। मोरक्को, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, सेनेगल, गैम्बिया, गिनी बिसाऊ और भी बहुत सारे देश हैं जो आपको अटलांटिक महासागर में दिख जाएगा। इसके अधिकांशतः जो छोटे छोटे देश आपको दिखते हैं, देखिए सारे देश हैं जितने भी नाम लिखे हुए हैं, ये अधिकांश हिस्सा जो बड़े बड़े देश हैं, इसके छोटे छोटे जो देश हैं वो अटलांटिक महासागर से लगते हैं। अटलांटिक महासागर से लगते हैं। अटलांटिक से एक साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका जो हिंद महासागर भी है और अटलांटिक महासागर को भी टच करता है। ओके, अगला देखिए क्या है, यहाँ पर बताया गया अफ्रीका की प्रमुख झीलें। उससे पहले गिनी की खाड़ी है। गिनी की खाड़ी नाइजीरिया के दक्षिण में अटलांटिक महासागर में स्थित है। यहाँ पर घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया और कैमरून देश है। बॉल्विस की खाड़ी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नामीबिया इसके समीप में स्थित है। मापुतो या डेला गोवा की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है। मोजाम्बिक के समीप में एक खाड़ी स्थित है। मोजाम्बिक कहाँ पर है? मोजाम्बिक ये रहा, मोजाम्बिक ये रहा, इसको मोजाम्बिक चैनल कहा जाता है। मेडागास्कर है। यहाँ पर आपको कौन सा देश दिखेगा? तो मॉरिशस दिखेगा, जो अफ्रीका का एकमात्र हिंदू देश है। ओके, और डेवलप्ड भी है।
अगला देखिए अफ्रीका के प्रमुख झीलें। पहला झील आ गया लेक विक्टोरिया, जिसके बारे में पिछली बार बीपीएससी पीटी में 69th बीपीएससी पीटी में पूछा गया है, यूपीएससी में भी पहले पूछ चुका है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, फ्रेश वाटर झील है ये, मतलब ठंडे मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है, खारे पानी की झील नहीं है ये। कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील है जो खारे पानी की झील है। लेक सुपीरियर मीठे पानी की झील है। उसके पश्चात से किसका नाम आता है, तो लेक विक्टोरिया का ही नाम आता है, जो काफ़ी बड़ा भी है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर प्रथम स्थान पर, सुपीरियर झील द्वितीय स्थान पर है। विश्व के मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी हो गई सुपीरियर लेक के बाद से। अगर हम कैस्पियन सागर को हटा देंगे तो मीठे पानी के लेक में कौन सा हो जाएगा, दूसरे स्थान पर लेक विक्टोरिया का नाम आएगा। 2 नील हैं, ब्लू नील और वाइट नील। तो श्वेत नील का उद्गम स्थल यही है। नील नदी की जो शाखा है श्वेत नील जिसको कहा जाता है वो यहीं से निकलती है। विषुवत रेखा इस झील से होकर गुजरती है, अतः विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील इसको माना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील माना जाता है। विषुवत रेखा इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है। कौन कौन से देश इसकी सीमा पर है, यही बीपीएससी में ऑप्शन में डाला गया था। तो केनिया, युगांडा और तंजानिया है। केनिया, युगांडा और तंजानिया है, ये 3 देश हैं। केनिया, युगांडा और तंजानिया, ये 3 देश हैं जिसकी बाउंड्री लगती है लेक विक्टोरिया से। अगला है ताना झील, ये इथियोपिया में स्थित है। इथियोपिया की उच्च भूमि पर स्थित है। ब्लू नील व नील की सहायक अताबार नदी का उद्गम इसी क्षेत्र से होता है। एक नील नदी की सहायक नदी कहाँ से आती है, तो इथियोपिया से निकल कर आती है, और एक आती है आपका कहाँ से, तो विक्टोरिया से। ये दोनों मिलकर फिर भूमध्य सागर मिस्र के किनारे अपना मुहाना बनाते हैं। मिस्र जो है उसको नील नदी की सभ्यता जो आप देखते हैं, बड़े बड़े पिरामिड का निर्माण, तो मिस्र देश में जनसंख्या और उत्पादन और सब कुछ जो हुआ प्रोडक्शन वगैरह वो नील नदी के कारण ही हुआ है। अगला कौन सा है, तो तुर्काना झील या जिसको रूडोल्फ झील कहा जाता है। ये केनिया और इथियोपिया के बीच भ्रंश घाटी में अवस्थित है ये झील। अगला है नासिर झील, ये मिस्र और सूडान के बीच अवस्थित है। आसवान बांध का जलाशय, यहीं पर आसवान बांध बना था, उसी का जलाशय बन गया है जिसको नासिर झील कहा जाता है। नील नदी पर स्थित कृत्रिम झील है तथा कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है। आपको ये पूछेगा कि अफ्रीका के निम्न में से किस झील से होकर कर्क रेखा गुजरती है, किससे होकर विषुवत गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है नासिर झील से होकर। तांगनिका झील कहा जाता है। अगला है तांगनिका, ये तंजानिया, जायरे, बुरुंडी और जाम्बिया की सीमा पर है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। दुनिया की सबसे गहरी झील का नाम मैंने कल आपको बताया था, जो एशिया में है, रूस में है, वो रूस में है, उसका नाम क्या है, तो लेक बैकाल उसका नाम है। लेक बैकाल उसका नाम है। ये दुनिया की सबसे गहरी झील है। दूसरे पर तांगनिका का नाम आता है। तांगनिका तंजानिया, जायरे, बुरुंडी और जाम्बिया जो देश है, जोर्बिया, उसी के तट पर स्थित है। ये चाड झील है, ये कैमरून, नाइजीरिया, नाइजर ये देश हैं। सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील जो है कौन सी है, तो चाड झील ही है। सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो चाड झील है। चारी नदी का मुहाना का भी है ये। मुहाना का मतलब क्या होता है, इसमें आकर वो नदी अपना जल गिराती है। उद्गम का मतलब होता है वहाँ से नदी का जन्म हो रहा है। मुहाना है ये किसका, तो चार जो है वो चारी नदी का मुहाना है। ओके, अगली झील है जिसका नाम है वोल्टा झील, ये घाना में स्थित है। वोल्टा नदी पर मानव निर्मित झील है। 0 डिग्री देशांतर रेखा इससे होकर गुजरती है। अफ्रीका की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो वोल्टा झील ही है। एक नासिर झील भी हमने पढ़ा जो किस पर है, तो आसमान बांध के कारण से बन गया है, और वो दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है अफ्रीका की। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। करीबा झील ये कहाँ पर है, तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के सीमा पर है। जाम्बेजी नदी पर मानव निर्मित झील है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है, जिसका क्या नाम है, करीबा झील नाम है। ये पूछा गया है पीटी एग्जाम में। मालावी या न्यास झील इसको कहा जाता है, न्यासा झील कहा जाता है। मालावी न्यासा झील, मालावी मोजाम्बिक और तंजानिया में स्थित है। भ्रंश घाटी में स्थित अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील है। इसको कैलेंडर झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, कैलेंडर झील इसको कहा जाता है। कैलेंडर झील इसको कहा जाता है। अब देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं, इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया है। इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा हो गया, जिबूती ही उसका कैपिटल है। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है, और सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। ओके, अगला है अफ्रीका के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में जरा पढ़ेंगे हम लोग। सहारा मरुस्थल आपको पता ही है, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है ये सहारा मरुस्थल। अर्ग सहारा का रेतीला क्षेत्र वायु निक्षेपण द्वारा निर्मित होता है। हमादा
पथरीली मरुभूमि प्रदेश होता है। सहारा मरुस्थल निम्नलिखित देशों में विस्तृत है। अफ्रीका के लगभग में जो उत्तर में देश है उन सभी को टच करता है। इरिट्रिया, मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर, माली, मारितानिया, मोरक्को, पश्चिमी सहारा, अल्जीरिया, लीबिया और ट्यूनीसिया, ये सारे देश हैं जो सहारा के इर्द गिर्द स्थित हैं। सहारा के इर्द गिर्द स्थित हैं ये सारे। ओके, लीबिया मरुभूमि अफ्रीका के उत्तर पूर्व में लीबिया का विशाल शुष्क क्षेत्र है, इसी को लीबिया मरुभूमि कहा जाता है। पूर्वी मरुभूमि उत्तर पूर्वी मिस्र का शुष्क क्षेत्र जो है उसको पूर्वी मरुभूमि कहा जाता है। अगला जो मरुस्थल है उसको कहा जाता है नूबियन मरुस्थल। ये सब याद होना चाहिए, ये सब तो जीके में पढ़ लेते हैं गुरु। नूबियन मरुस्थल इसको कहा जाता है। नूबियन मरुस्थल सूडान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सहारा मरुस्थल का पूर्वी विस्तार है, उसी को नूबियन मरुस्थल कह दिया जाए। ये जो मरुस्थल है ये नील नदी जो नीचे से बहकर जा रही है और इधर है लाल सागर, यहाँ पर ये मिस्र है, इसके बीच का रीजन जो है वो यही मरुस्थल है, इसको नूबियन मरुस्थल कहा जाता है। नमीब मरुस्थल विस्तार अंगोला, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर के तट के सहारे फैला यह मरुस्थल हीरे के भंडार हेतु प्रमुख है, जिसको नामीब मरुस्थल कहा जाता है। अगला है कालाहारी मरुस्थल, बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका। इस मरुस्थल बुशमैन जनजाति पाई जाती है। बुशमैन जनजाति पाई जाती है, सैन भी इनको कहा जाता है इस जनजाति को। और ओकांग वांगो नदी इस मरुस्थल की जीवन रेखा मानी जाती है। अपने देश में इंदिरा गांधी कनाल निकाला गया था, आपको पता होगा, राजस्थान के सूखे इलाकों में पानी भेजने के लिए, है ना। तो ये कालाहारी मरुस्थल का जीवन रेखा कौन सा है, तो ओकांग वांगो जो नदी है यही उसकी जीवन रेखा कहलाती है। अगला अफ्रीका की नदियों को जरा पढ़ते हैं, फिर पर्वत पहाड़ों को एंड करेंगे। यही है वो साहेल क्षेत्र जिसके बारे में यूपीएससी पीटी 2024 में पूछा गया है। साहेल क्षेत्र के बारे में पूछा गया ना यूपीएससी पीटी में, इसी बार वो यहीं से पूछा गया था। ओके, देखिए पहली सबसे प्रमुख नदी है, ये दुनिया की सबसे प्रमुख नदियों में से एक है, इसका नाम नील नदी, इसका नाम है, क्या नाम है, नील नदी। नील नदी उत्तरी सूडान और मिस्र में बहती है। उत्तरी सूडान और मिस्र। श्वेत नील है युगांडा, दक्षिण सूडान और उत्तरी सूडान में बहती है। और ब्लू नदी जिसको क्या कहा जाता है, ब्लू नील, ये इथियोपिया से निकलती है, उत्तरी सूडान में बहती है। देखिए जब ब्लू नाइल और वाइट नाइल, नाइल कहा जाता है नील को इंग्लिश, ये दोनों जब मिल जाती है ना, उसके बाद ये दो ही देशों में बहती है। उत्तरी सूडान में मिलती है और मिस्र के पश्चात बह के अपना मुहाना बना लेती है। अब श्वेत नाइल कहाँ से निकल कर आती है, तो लेक विक्टोरिया से निकल कर आती है, अभी कुछ देर पहले ही हमने पढ़ा। और जो ब्लू नाइल है ये कहाँ से निकल कर आती है, तो ये निकल कर आती है इथियोपिया के उच्च भूमि से, तभी दोनों को हमने पढ़ा। उसके पश्चात से नील नदी का निर्माण हो जाता है। श्वेत नील का उद्गम विक्टोरिया झील से, जबकि ब्लू नील का उद्गम इथियोपिया मरुभूमि से होता है, उच्च भूमि से। ब्लू नील उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम के समीप श्वेत नील से मिलने के बाद नील नदी कहलाती है। नील नदी का मुहाना भूमध्य सागर में अवस्थित है। मिस्र को नील नदी का दीन कहा जाता है। मिस्र में सब कुछ सभ्यता जो डेवलप हुआ वो नील नदी के कारण ही डेवलप हुआ। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, 6,695 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लंबाई में एक दुनिया की सबसे बड़ी नदी है ये, लंबाई में सबसे बड़ी नदी है। पानी जलधारण जो है वो सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो अमेजन रिवर के पास में है। अगली जो नदी है वो कांगो जायरे नदी है, जिसको कांगो नदी भी कहा जाता है और जायरे नदी भी कहा जाता है। कांगो भी कहा जाता है और जायरे नदी भी इसको कहा जाता है। कांगो नदी है, ये अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसके तट पर कांगो गणराज्य की राजधानी किंशासा है, जो कांगो की राजधानी ब्राज़ाविले अवस्थित है। कहाँ पर, वो कांगो की राजधानी कौन सी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कांगो गणराज्य और कांगो, ये दो अलग अलग देश हैं, दोनों की राजधानी इसके तट पर अवस्थित है। यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ये इसकी बड़ी खासियत है। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार वो डाल देते हैं कि कांगो नदी जो है वो डाल देंगे सामने कि हिंद महासागर अपना मुहाना बनाती है। नहीं, ये अटलांटिक महासागर अपना मुहाना बनाती है। इस नदी बेसिन की विषुवतीय क्षेत्र में विश्व के सबसे छोटे कद वाली प्रजाति पिग्मी यहीं पर रहते हैं, जो दुनिया के सबसे छोटे कद वाले जनजाति होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, पिग्मी कहा जाता है। पिग्मी कहा जाता है, बहुत ही छोटे कद के जनजाति होते हैं। अगला कौन सा है, तो कसाई उबांगी, इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। कसाई नदी बेसिक डायमंड रिजर्व के लिए, डायमंड के लिए प्रसिद्ध है। ये अफ्रीका दुनिया में सबसे समृद्ध है संसाधन के दृष्टिकोण से। तो जो कसाई व उबांगी नदी है, कसई कहा जाता है उबांगी, ये जो इसकी सहायक नदियां हैं कांगो की, ये डायमंड के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ओके, अगला है जाम्बेजी नदी, जिसके बारे में यूपीएससी पीटी 2020 में पूछा गया है। अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, बोत्सवाना, नामीबिया।
नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना की सीमा जाम्बेजी नदी के समीप आकर मिलती है। यह नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे की प्राकृतिक सीमा बनाती है। यहीं पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। इस नदी पर करीबा बांध का निर्माण किया गया। इसमें निर्मित जलाशय को करीबा झील कहते हैं। इसका मुहाना मोजाम्बिक चैनल में है, यानी कि हिंद महासागर में ही अपना जल गिराती है। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका के लोसोथो, नामीबिया आदि यहीं पर है। उद्गम ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जो है वहीं पर इसका उद्गम है। मोहाना अटलांटिक महासागर में है। यह नदी दक्षिण अफ्रीका नामीबिया की सीमा बनाती है। सहायक नदी वॉल है इसका। इस नदी पर दक्षिण अफ्रीका में आंग्रे वीज जलप्रपात स्थित है। नाइजर नदी गिनी, माली, नाइजर, बेनी, नाइजीरिया आदि देश हैं। इस नदी के बारे में पूछा जा चुका है। उद्गम गिनी उच्च भूमि है। मोहाना गिनी की खाड़ी है। गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह माली में अंततः स्थानीय डेल्टा, मैकीना दलदल तथा नाइजीरिया में तटीय डेल्टा बनाती है और उसके पश्चात अपना मोहाना गिनी की खाड़ी बनाती है। यह नदी पाम ऑयल को ले जाने वाले जलीय मार्ग उपलब्ध करवाती है, जिसके कारण से पाम ऑयल रिवर भी इसको कहा जाता है। इसके मुहाने पर नाइजीरिया का हरकोट बंदरगाह अवस्थित है, जो खनिज तेल के निर्यात हेतु प्रसिद्ध है। माली की राजधानी बामको भी इसी के तट पर स्थित है। नाइजर नदी के तट पर ही बामको, जो माली की राजधानी है, वो भी यहीं पर स्थित है। वोल्टा नदी है। घाना, माली, बेनिन, टोगो आदि ये सब देश है उससे संबंधित। इस पर अकासोम्बो बांध का निर्माण किया गया है। इस निर्मित जलाशय को वोल्टा झील कहते हैं, जो अफ्रीका का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। वोल्टा बेसिन कोको की कृषि हेतु प्रसिद्ध है। कोको की कृषि के लिए वोल्टा बेसिन प्रसिद्ध है। मोहाना गिनी की खाड़ी में है इसका। ओके, अगली जो नदी है वो जुब्बा व सैबेली नदी इसको कहा जाता है। इथियोपिया व सोमालिया में बहती है। उद्गम इसका इथियोपिया से होता है। इथियोपिया से उद्गम के पश्चात सोमालिया की तरफ में चली जाती है। मोहाना कहाँ पर हो जाएगा? हिंद महासागर में हो जाएगा। सैबेली जुब्बा की सहायक नदी है। सैबेली नदी के तट पर सोमालिया की राजधानी मोगादिशु यहीं पर स्थित है। लिम्पोपो नदी है। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक में पड़ती है। यह नदी दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे की सीमा बनाते हुए मापुतो डेलागुआ की खाड़ी में गिरती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी है वो? तो लिम्पोपो। अब आप भूल गए होंगे तो आप मुझे बताइए, विषुवत को कौन सी नदी ने 2 बार काटा था? विषुवत को कौन सी नदी ने 2 बार काटा था? 2 देश हैं जो एक ही जैसे नाम वाले हैं, उसमें वो नदी बहती है। कांगो है, कुछ देश है, याद कीजिए कौन सी नदी थी, भूल गए होंगे। अब जरा पर्वत पठार देख ले तो उसके बाद एंड करेंगे हम लोग। सबसे बड़ा है एटलस पर्वत यहाँ पर, जो कहाँ पर मिलेगा आपको मैं दिखाता हूँ मैप पर। आपको एटलस पर्वत कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये अफ्रीका का मैप है। यहाँ पर एटलस पर्वत आपको देखने को मिलेगा। एटलस पर्वत आपके पास जो एटलस है उस पर देखिए, इसका नाम ही एटलस पर्वत। ये मोरक्को और अल्जीरिया के पास से पाया जाता है। मोरक्को और अल्जीरिया के पास से पाया जाता है। ओके, एटलस पर्वत उसका नाम है। बाकी सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, माउंट किलिमंजारो। ये नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। एटलस पर्वत प्रमुख श्रेणियाँ हाई एटलस पर्वत, एंटी एटलस पर्वत, मध्य एटलस पर्वत, ये सब इसकी चोटियाँ हैं। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया में विस्तृत पर्वत श्रेणी है। एटलस पर्वत सबसे ऊंची चोटी है, जिसका क्या नाम है? तो टॉबकल नाम है इसका। 4165 मीटर है। यह ग्रेट एटलस पर्वत श्रेणी का ही भाग है। वलित पर्वत का ये उदाहरण है। इथियोपिया की उच्च भूमि, इसकी सर्वोच्च चोटी रास दसन है और ब्लू नील नदी का उद्गम यहीं से होता है। माउंट केनिया, एक केनिया की उच्च भूमि की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 5199 मीटर है। माउंट केनिया इसको कहा जाता है। ये अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एल्गन, ये केनिया युगांडा की सीमा पर अवस्थित एक शांत ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो तंजानिया में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। 5895 मीटर है। और इसी ऊंचाई के कारण अफ्रीका जो गर्म महाद्वीप है एक तरह से, विषुवत के समीप में यहाँ पर क्या होता है तो आपको बर्फ़ देखने को मिल जाएगा। ये पूछा गया है एक बार। इसे माउंट कीवो के नाम से भी जानते हैं। इसकी ढाल पर विश्व प्रसिद्ध कहवा की खेती होती है। माउंट किलिमंजारो के ढाल पर ही कहवा जो होता है उसकी खेती होती है। इसकी विशेषता साल भर बर्फ से ढके रहना है, जबकि विषुवत रेखा से मात्र 322 किलोमीटर दूर है, फिर भी साल भर बर्फ से ढका हुआ रहता है। माउंट राउवेनजोरी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जायरे की अल्बर्ट झील के समीप है। इसे माउंटेन ऑफ द मून के नाम से भी जाना जाता है। माउंट कैमरून अफ्रीका का एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। सक्रिय ज्वालामुखी है। यूपीएससी मेंस में इसके बारे में पूछा गया था, माउंट कैमरून के बारे में, हाल फिलहाल में ही। सक्रिय ज्वालामुखी है ये। कैमरून के तटीय क्षेत्र में अवस्थित है। माउंट सिनाई हॉस्ट पर्वत का उदाहरण है। एशिया महाद्वीप का भाग है। मिस्र का मरुभूमीय पर्वत है माउंट सिनाई। तिबुस्ती पठार उत्तरी चार में स्थित मरुभूमि पर्वत है। मशीफ इसको कहा जाता है।
कटंगा पर्वत कहा जाता है, जो कांगो गणराज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है। देखिए, ये छोटे छोटे नाम नहीं पूछे जाते हैं। जो बड़े पर्वत हैं, जैसे एटलस हो गया, जो अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो गया, कारो पर्वत जिसको कहा जाता है, और किलिमंजारो हो गया, माउंट राउनवेंजोरी हो गया, कैमरून हो गया, ये सब पूछा जाएगा आपसे। ये आप रख सकते हैं कि इसके बारे में पूछा जा सकता है। झील भी मैंने आपको पढ़ाया है। ओके, एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर अफ्रीका जो महाद्वीप है, इसमें कई सारे ऐसे देश हैं, बहुत कम देश है वैसे तो इसके आकार के तुलना में, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जो स्थलरुद्ध हैं। कौन कौन से हैं वो? बोत्सवाना, मालावी, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, युगांडा, लेसोथो। लेसोथो अफ्रीका के बीच में स्थित है, अफ्रीका के बीच में स्थित है, ठीक है। स्वाजीलैंड दक्षिण अफ्रीका के बीच में स्थित है। साउथ अफ्रीका जो देश है उसके ठीक बीच में लेसोथो स्थित है। देखिए वहाँ पर स्वाजीलैंड, जो बड़ा ही खूबसूरत सा देश माना जाता है। बुरुंडी, रवांडा, इथियोपिया, बुर्किना फासो, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, ये सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश में से एक है। 4 नाइजर, माली और दक्षिणी सूडान, ये ऐसे देश हैं जो अफ्रीका में स्थलरुद्ध देश हैं। ये स्थलरुद्ध देश हैं। अफ्रीका कंटिनेंट के पर्वत, पहाड़, नदियाँ, झील और जनजाति, सारा कुछ मैंने आपको करवाया है। वहाँ के प्रमुख खाड़ी भी करवा दी है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बता दिया है। अफ्रीका के तटीय देश हैं, उनको ज़रा ध्यान से देखिए, उत्तर से दक्षिण में उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। अफ्रीका हमेशा ही अशांत रहता है, खबरों में रहता है। जैसे हाल फिलहाल में सूडान में सैन्य संघर्ष चल रहा है, इथियोपिया भी संघर्ष से प्रभावित है, माली जैसे देश में भी हुआ था, नाइजीरिया में भी कुछ दिन पहले भीषण संघर्ष हुआ है। तो ये जो देश हैं, नाइजीरिया की यात्रा पर भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। इन देशों के बारे में अलग से पढ़िएगा अच्छे से। आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच आप सभी का।